हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का अपना एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जो कि है न्यूट्रिशन से क्या है खाद्य संरक्षण, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के तरीके। ठीक है, तो फूड संरक्षण, भोज्य पदार्थ को संरक्षित रखने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि ये अपनी अवधि, जो उनकी अवधि होती है, उससे ज़्यादा अपनी लाइफ ये जी सके। ठीक है, या फिर इसलिए भी हम लोग करते हैं कि अगर चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं मार्केट से, तो अगर हम पहले से सेव करके रखे हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो ये जल्द ही खराब हो जाते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु से ये क्या हो जाते हैं, फूड जो है, खाने की चीज़ें खराब हो जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि खाद्य संरक्षण से, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं खाद्य संरक्षण की विधियां पर। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करेंगे, जिससे कि टाइम भी ज़्यादा ना लगे और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग खाद्य संरक्षित करने की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं? तो दो विधियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी? स्थायी विधि और अस्थायी विधि। तो अब स्थायी विधि और अस्थायी विधि में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा हौच पौच हो गया, बट पॉइंट आपको एकदम क्लियर मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये जानिए कि फूड प्रिजर्वेशन की दो मेथड है, एक स्थायी है और एक अस्थायी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्थायी मेथड को। ठीक है, स्थायी मेथड में क्या है? तो सबसे पहले देखिए, डिब्बा बंद। ठीक है, जो प्रोडक्ट, जो फूड आइटम हम लोग डिब्बा बंद खरीदते हैं उसका, तो इसमें क्या होता है कि एयर टाइट शीशे या डिब्बे में, जो क्या होता है फैक्ट्री में, एयर टाइट यानी अगर एयर रहेगा डिब्बे में तो जो भोज्य पदार्थ है वो खराब हो जाती है। इसीलिए हमेशा डिब्बा बंद जो प्रोडक्ट होता है उसको चेक करके ही लेना चाहिए कि कहीं से उसमें एयर ना गया हो। ठीक है, तो खुले हुए नहीं लेने चाहिए। तो एयर टाइट शीशे या डिब्बे में भर कर क्या किया जाता है, इन्हें उबाला जाता है। ठीक है, उबाल के तब इनको फिर जो है उबाल के फिर इनको संरक्षित किया जाता है, और तब ये लंबे समय तक, लंबी अवधि तक रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शक्कर द्वारा, यानी चीनी। चीनी भी क्या करता है, खाद्य को संरक्षित करता है। आप लोगों ने खुद नोटिस किया होगा, जैसे कि अगर हम लोग चाशनी बना के रख देते हैं तो जल्दी नहीं खराब होती है, या फिर देखिए जैम, जेली, मुरब्बा, इन सब में क्या रहता है, चीनी रहती है। इनसे भी चीज़ें खराब नहीं होती है। आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जो हम लोग लड्डू बनाते हैं ना, बेसन के लड्डू। ठीक है, उसमें जो होता है, ये बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली मिठाई है। क्यों? क्योंकि इसमें चीनी है। ठीक है, चीनी की वजह से जो है वह लड्डू खराब नहीं होता, इसलिए लंबे समय तक चलता है। तो जिस चीज़ में चीनी 66 से 70% तक, जिस भोज्य पदार्थ में चीनी रहती है, वह चीज़ें जल्दी खराब नहीं होती है। लेकिन ध्यान यह भी रखना है कि वह उसमें पानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, चीनी तो हो लेकिन पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नमक के द्वारा। नमक के द्वारा भी भोज्य पदार्थ को संरक्षित किया जाता है, इसीलिए अचार वगैरह जो है वो लंबे समय तक चलते हैं। तो नमक का मात्रा कम से कम कितनी होनी चाहिए? नमक की मात्रा, तो नमक की मात्रा उस भोज्य पदार्थ में कम से कम 15% तक होनी चाहिए, तभी जो है भोज्य पदार्थ खराब नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अम्ल। अम्ल द्वारा, तो साइट्रिक एसिड, कौन कौन से एसिड है ध्यान दीजिएगा, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड और टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी यूज़ करके जो है भोज्य पदार्थ नहीं खराब हो सकते। एक पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अचार और सॉस, अचार और सॉस को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अचार और सॉस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, जिसे कि K2H2O5 इसका जो है रासायनिक संगठन है, और शॉर्ट में KMS हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, KMS का यूज़ किया जाता है फलों का रस, पल्प या फिर गुदा जिसे कहते हैं, और स्क्वैश बनाने के लिए जो है KMS का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट सॉस,
केचप तथा रंगीन फलों के स्क्वैश के लिए। ध्यान रखिएगा, रंगीन फलों, सॉस, केचप तथा रंगीन फलों के स्क्वैश के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका KMS में भी, क्या स्क्वैश में भी KMS यानी पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट पड़ता है, बट एक डिफरेंस है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये नोट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि आम, संतरा, नींबू व अनानास के स्क्वैश के लिए किसका यूज करते हैं? KMS का यूज करते हैं। ठीक है, और फालसा, चैटी, जामुन और अंगूर के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। क्यों? इसका एक रीजन है, क्योंकि जो KMS होता है यानी जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट होता है, उसके प्रयोग से फल का जो ओरिजिनल रंग है वो उड़ जाता है। इसलिए जो रंगीन और चटक फल होते हैं उनके स्क्वैश बनाने के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है, और जो हल्के रंग के फल होते हैं जैसे कि आम, नींबू या संतरा या अनानास, इन सब फलों के लिए जो है KMS या फिर पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का यूज किया जाता है। ये एकदम आप लोग ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चीजें आपको एक एक क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर कोई सजेशन देना हो तो आप लोग ज़रूर लिख के बताइएगा, जिससे कि मैं इसमें और भी ज़्यादा सुधार, इम्प्रूवमेंट ला सकूं और चीज़ें आपकी तरह, चीज़ें आपके पास और भी ज़्यादा मैं पहुंचा सकूं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से भी जो है खाद्य पदार्थ को संरक्षित किया जाता है। कैसे कैसे? देखिए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अंगूर से बियर बनाने में, देखिए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगूर से बियर बनाने के लिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से गन्ने के रस से सिरका बनाने में, ध्यान दीजिए, गन्ने के रस से सिरका बनाने में किसकी ज़रूरत होती है? तो एसिटिक फर्मेंटेशन की ज़रूरत होती है। और अचार बनाने में लैक्टिक फर्मेंटेशन की ज़रूरत होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो ये सारी विधियाँ क्या हो गई? स्थायी विधियाँ हो गई। इसी तरीके से एक विधि और भी है कि सूर्य के प्रकाश यानी धूप में भी जो खाद्य पदार्थ है उनको रख के संरक्षित किया जाता है। जैसे कि हरे मटर को अगर हम लोग धूप में सुखा देते हैं तो क्या होता है? हरे मटर को अगर धूप में सुखा दीजिए तो क्या हो जाता है? वो मटर बन जाता है और हम लोग उसको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, जैसे छोले वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से मीठी नीम की पत्तियाँ, नीम की पत्तियों को भी धूप में सुखाकर एयर टाइट डिब्बे में फ्रीज़र में रख देने से जो नीम की पत्तियाँ हैं वो लंबे समय तक चलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से धूप में भी रख के चीज़ों को लंबे समय तक संरक्षित किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे, आई होप स्थायी विधियाँ आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बढ़ेंगे अस्थायी संरक्षण। ठीक है, अस्थायी संरक्षण कैसे कैसे करते हैं इसको भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कम तापक्रम के द्वारा। कम तापक्रम, इसका मतलब क्या होता है? जो कोल्ड स्टोरेज होता है, आप लोगों ने सुना ही होगा कि कोल्ड स्टोरेज के फल, कोल्ड स्टोरेज की सब्जियां। ठीक है, तो ये कम तापक्रम क्या होता है, जिसे कि कोल्ड स्टोरेज भी कहते हैं या फिर शीत भंडार गृह। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज या फिर शीत भंडार गृह भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो तापमान होता है कमरे का वो 30 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, और इसमें जो है सब्जियों और फलों को रखकर लंबे समय तक संरक्षित किया जाता है। लेकिन यह संरक्षण की कौन सी विधि है? यह अस्थायी विधि है। एक लिमिट टाइम के बाद जो है चीज़ें उसमें भी खराब होने लगती हैं। नेक्स्ट देखते हैं निर्जीवीकरण, जिसे कि पाश्चराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन और हिंदी दोनों ही ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कभी कभी या तो हिंदी पूछ लेता है या फिर इसका इंग्लिश भी ऐसे ही लिख देता है। ठीक है, तो निर्जीवीकरण को पाश्चराइजेशन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, पाश्चराइजेशन इसकी खोज किसने की? तो लुई पाश्चर की खोज की है, लुई पाश्चर ने। किसकी? निर्जीवीकरण या फिर पाश्चराइजेशन की खोज लुई पाश्चर ने की है। उनका यह मानना था कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते पानी में आधा घंटा, देखिए 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते हुए पानी में यदि भोज्य पदार्थ को डालकर आधा घंटा उबाल लिया जाए तो क्या होता है कि जो भोज्य पदार्थ है वो
संरक्षित किए जा सकते हैं, कुछ समय के लिए उनका संरक्षण जो है वो किया जा सकता है। तो पास्चुराइजेशन मेन है, देखिए लुई पास्चर, इसकी खोज की है लुई पास्चर ने। नेक्स्ट है हमारा आर्द्रता यानी नमी से दूर रखना। नमी से दूर क्या होता है, नमी यानी कि जहाँ पे जिस दीवार में या जिस रूम में हम लोग अपने भोज्य पदार्थ को रखते हैं, यदि वहाँ नमी है, सीढ़न है, ठीक है, आर्द्रता है, तो क्या होती है कि भोज्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं, उनमें फंगस लग जाता है, फफूंदी लगने का डर रहता है। तो नमी वाले स्थानों में क्या होता है, तो भोज्य पदार्थ में फफूंदी लग जाती है। आप ही कभी नोटिस किए होंगे कि अचार में फफूंदी लग गई तो सब लोग सोचते हैं पानी लग गया होगा, ठीक है। रोटी रख दीजिए 2 दिन तक, तो उसमें भी क्या होते हैं, फफूंदी लग जाती है। नमी वाले स्थान पे भोज्य पदार्थ रखने से उनमें फफूंदी लग जाती है। हमारा लास्ट है उष्णता द्वारा खाद्य संरक्षण, यानी कि गर्म द्वारा खाद्य संरक्षण कैसे किया जाता है। तो इसमें देखिए 150 से 215 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाना, ठीक है। तो मतलब यह है कहने का कि 150 डिग्री से 215 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अगर हम लोग भोज्य पदार्थ पकाते हैं तो भी उन्हें कुछ समय तक संरक्षित किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग भोजन पकाते हैं, इसमें से सामान्य सी बात है कि भोजन पकाकर रख देने से जो है भोजन कुछ समय तक जो है खाने योग्य रहते हैं, वह जल्दी खराब नहीं होते हैं। उनको हम लोग फ्रिज में भी रखकर थोड़े से और भी टाइम तक उसको संरक्षित कर सकते हैं। तो ये सारी विधियाँ कौन सी थी, ये अस्थायी विधियाँ थी, ध्यान दीजिएगा। और ये सारी इधर की स्थायी विधियाँ, आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप फूड प्रिजर्वेशन से रिलेटेड ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि लोग इस चैनल से जुड़े। तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेरीज भी मेरे पास आई थी कि मैम आप किस राइटर की बुक से पढ़ाती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर एक राइटर की बुक नहीं है, मेरे पास मेरी यूजी और पीजी प्लस इंटर की बुक है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से मैं फिर लेके मैटर जब तक 100% श्योर नहीं हो जाती हूँ तब तक मैं लेक्चर नहीं बनाती हूँ। तो किसी एक पर्टिकुलर बुक को मैं नहीं लेती हूँ, मैं कम से कम मेरे पास जितनी है मेरी टेक्स्ट बुक है तो मैं उनको अच्छे से पढ़ती हूँ, तब फिर ये सेशन मैं एक लेती हूँ। और एक क्वेरीज और थी कि मैम आप लिख के ना पढ़ाया करें पहले से। तो मैं उसके लिए कहना चाहूँगी अगर मैं पहले से नहीं लिखी रहती हूँ तो फिर मुझे बुक की हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक भी पॉइंट आपका मिस ना हो। अगर बुक लेके मैं डिस्कस करूँगी तो मेरे लिए सेटिस्फाइड नहीं रहता है, मुझे ऐसे ही कंफर्टेबल लगता है चीज़ों को पढ़ाना। अगर मैं पढ़ाते हुए लिखूंगी तो थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं पहले से लिख लेती हूँ जिससे कि मुझे बुक की ज़रूरत ना हो, ठीक है। और कोई भी पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट हो, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी पॉइंट अगर इम्पॉर्टेंट हो तो वो मिस ना होने पाए, इसलिए